Yeah, good evening everyone. Respected Director General Sir, Sir A.P. Maheshwari ji, Guest of Honor Sir, Shri Gill Sir, and Mr. Sanjay Arora ji, ADG, और बाकी सारे ADG और काबा CRPF Welfare Association. Thank you very much. It's my pleasure and honor to be here, and especially for the Rajat Jayanti deliberation of this lecture. और मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मैं रजत जयंती के अवसर में आ रहा हूँ और मुझे मौका दिया जा रहा है बोलने के लिए, वो भी ऐसे टॉपिक के लिए जो मेरे बहुत दिल के करीब है। और मुझे लगता है कि मुझे शायद ऊपर वाले ने इस फील्ड में काम करने के लिए निमित्त किया है, तभी मुझे इस फील्ड में धीरे धीरे आगे अग्रसर कर रहा है। क्योंकि मेरी ये शुरुआत इस फील्ड में पेरेंट्स से हुई थी, और जब मैं लंदन से कर आया था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन ऑटिज़म के लिए इतना ज़्यादा लग जाएगा। और जब मैं एक पेरेंट से मिला था जो यूएसए से आई थी और जिन्होंने मुझे बताया अपने बच्चे के बारे में, अखिल के बारे में, तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ हमें बच्चे को डायग्नोस करना है, लेकिन बच्चे के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है और बच्चे रिकवर कर सकते हैं। जो एक मानता है कि ऑटिज़म मतलब कुछ नहीं किया जा सकता या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऑटिज़म बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। और अब जो लेटेस्ट जो रिसर्च आई है 2018 में यूएसए से, वो मेरी सोच को सपोर्ट करती है कि हाँ, 50% बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ठीक हो सकते हैं और उनमें से 25% हैं जो ऑटिज़म से बाहर निकल सकते हैं। सो इसी पॉइंट को लेते हुए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे वंदना जी की बातों से और सर की बातों से आइडिया हो गया कि ये हमारा प्रोग्राम भारत के कोने कोनों में, और मैंने देखा अमेठी से लेके काठगोदाम से लेके और नीमच दूर दूर तक जा रहा है। तो जितना मैं हिंदी को इस्तेमाल करूँगा, और मैं वैसे भी हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ बोलने में। तो ऑटिज़म है क्या? ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये हमें मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये कोई पागलपन नहीं है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका मतलब इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। करेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे मल्टीपल कारण है, मल्टीपल एटियोलॉजीज है। और इसके अंदर सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन एबिलिटीज और बिहेवियर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है। हम इसको एक खास पर्टिकुलर चीज़ नहीं कह सकते, सिर्फ सोशल प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या सिर्फ बिहेवियर प्रॉब्लम, नहीं। इसका पूरा मिश्रण होता है अलग अलग तरीके से। इसीलिए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला वर्ड के नाम से बोला जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है ASD। और कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में लोग इसको ऑटिज़म भी बोलते हैं, कुछ लोग ऑटिस्टिक भी बोलते हैं, ये। बट मेन टेक्निकल वर्ड है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बहुत अच्छी स्लाइड है। अगर ये देखें तो जॉन लेजेंड ने बोला था कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट ब्यूटीफुल माइंड। जब ऑटिज़म बच्चे मेरे पास आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, 1.5 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, 4 साल के। उनको एक बार देखो तो लगता नहीं है कि कुछ दिक्कत है, लेकिन अगर धीरे धीरे उनको ऑब्जर्व करो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उनके अंदर वक्त बिताओ, तो दिखता है कि कहाँ पे उन बच्चों के साथ सुधार करना है, क्या उन बच्चे के अंदर चल रही है। तो लोग कहते हैं क्या डिफरेंट है? मैं कहते हैं नहीं, ये डिफरेंट नहीं है, इनकी एक अलग सोच है, इनकी भी एक अलग दुनिया है जो हमसे मैच नहीं कर रही। बस ये फ़र्क है, मिसमैच है, इसको हम सामाजिक सोशली अप्रोप्रिएट कहते हैं। ये हमसे थोड़ा डिफरेंट है, इसको इसलिए लोग डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, डिसेबल्ड से ज़्यादा। तो उस माइंड के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। तो जो भी उनके बिहेवियर होते हैं, उसके पीछे एक सोच होती है, उसके पीछे एक मानसिकता होती है। ऐसा नहीं कि वो बस बच्चा ऐसे कर रहा है या उसको मज़ा आ रहा है परेशान करने में। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जान मुझसे कर रहा है। मैंने कहा नहीं, इसको जान मुझसे करे क्या मिलेगा, लेकिन इसका माइंड है जो उसके अंदर ही चल रहा है, इसलिए करता जा रहा है बच्चा। तो ये ट्रायड है, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है,
उसके अंदर कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं। दूसरा, सोशल इंटरेक्शन में, आपस में एक दूसरे से बात करने में, सोशली, और हम सब जानते हैं कि हम सब सोशल एनिमल हैं, हमें लोगों से बातचीत करने में, लोगों से इंटरेक्ट करना हमें अच्छा लगता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंज आता है, जिसके बारे में अभी विस्तार में हम बात करेंगे अगले कुछ स्लाइड्स में। और तीसरा, इंटरेस्ट। इन बच्चों के इंटरेस्ट अलग होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये 3 ट्रायड हैं जिसके बारे में हम अलग अलग बात करेंगे, और इन तीनों को होना जरूरी है, तभी हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर किसी इंसान के अंदर सिर्फ सोशल इंटरेक्शन में इश्यूज हैं या वो शाइनेस है तो वो ऑटिज्म नहीं है। अगर किसी इंसान में सिर्फ कम्युनिकेशन में इश्यूज है तो वो भी ऑटिज्म नहीं है। अगर किसी बच्चे में और बड़े में कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है वो भी ऑटिज्म नहीं है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए क्या ऑटिज्म नहीं है। अगर वो तीनों का मिश्रण है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड रिस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट, तब जाके हम कहते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। फिर उसकी विशेष जांच की जाती है हायर सेंटर्स में, जैसा हमने बताया हमारे को कि कुछ हायर सेंटर्स आइडेंटिफाई करे गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि ऑलरेडी इसके लिए शुरुआत हो चुकी है, सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, एनजीओज को आइडेंटिफाई किया गया है। और मेरे पास भी कुछ सीआरपीएफ ऑफिसर्स और जवान से उनके स्टूडेंट के बच्चे आते हैं मेरे पास, अपनी कैपेसिटी में दिखाते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत मुझे आइडिया उनसे भी। नेक्स्ट, सो हम धीरे धीरे इन 5 एरिया के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन, सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, प्ले, सेंसरी प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर हम डिटेल में देखें ये 5 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, 3 वो मेन है, उनके अंदर ये 5 आते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे, इसमें एक एरो बना हुआ है, एक तरफ तो लिटिल और नो कम्युनिकेशन, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं बातचीत कर पाते, सीवियर लेवल होता है उनका। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे होते हैं जो बार बार रिपीट करते रहते हैं एक ही बात को, बेटा आप खाना खाओगे, बेटा खाना खाओगे, बेटा आपको यहाँ बैठना है, आपको यहाँ बैठना है, वही बात रिपीट करते रहेंगे, बेटा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, सेम बात रिपीट करते हैं, जिसको हम एकोलेलिया बोलते हैं। करेक्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये एकोलेलिया, एकोलेलिया जिसे बोलते हैं, नहीं करेक्ट। और उसी तरफ चौथी तरफ हमारे एंड में अगर देखें, ऐसे होते हैं बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत आती है, डिफिकल्ट टू लिसन। तो ये अलग अलग पैटर्न्स हैं, जहाँ एक तरफ बिल्कुल बात नहीं करते, जहाँ नीड बेस्ड बात करते हैं, जहाँ जरूरत हो उतना ही बोलते हैं, या रिपीट करते रहते हैं, या उनसे बातचीत करी जाए तो वो कहीं और देख रहे होते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। जैसे हम लोग, अब मैं चाहे वहाँ भी उनसे बात देख रहा हूँ एडीसी साहब को, तो मैं एकदम से मेरा आई कॉन्टैक्ट हो गया, इधर देख रहा हूँ एकदम से मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट हो गया, तो आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर 1 साल का बच्चा, अगर 1 साल का बच्चा या 1.25 साल का बच्चा अगर आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब सबसे बड़ी सतर्कता, सबसे बड़ा रेड फ्लैग साइन है कि इस बच्चे को शायद ऑटिज्म हो सकता है। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, जितना जल्दी उतना बेहतर। जितना जल्दी हम पकड़ेंगे बच्चों को 1.5 साल 2 साल, अब जितनी जल्दी हम इंटरवेंशन डालेंगे उतना जल्दी हम बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, जिसको हम अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। और सर ने जो ये एंड में पॉइंट बोला था कि हम क्या कर सकते हैं सीआरपीएफ में, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है, जो मैं जरूर इस ट्राइंगल को बाद में जरा, ये मेरी स्लाइड में नहीं है लेकिन सर को मैं जरूर दिखाऊंगा ये ट्राइंगल। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी एक अगेन स्पेक्ट्रम की तरह है, जहाँ पे बच्चा बिल्कुल अलूफ रहता है अपनी दुनिया में। ये सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल अपनी दुनिया में रहता है, ऐसे अपने में रहता है, अपने में। आप आवाज लगाओ, रमेश रमेश, तो ना वो अपनी दुनिया में भी और आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर, अलूफ, विड्रॉन एंड इनडिफरेंट टू अदर पीपल। लोगों लगता है शायद इसको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, लगता है कि शायद सुनाई नहीं दे रहा। जैसे पीछे आवाज आती है म्यूजिक, जैसे पीछे कुछ बर्तन गिरता है, ऐसे शरीर ऐसे हिल जाता है, ऐसे कानों पे हाथ। इसका मतलब हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है उस बच्चे को। हाँ, तब भी हमें हियरिंग प्रॉब्लम रूल आउट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को हियरिंग इशू हो सकता है, लेकिन वो बच्चे अपने में ही रहते हैं। पैसिव चाइल्ड, जहाँ थोड़ा सा किसी ने अप्रोच किया एकदम से घबरा जाते हैं, उनको पता नहीं कैसे करना है। एक्टिव एंड ऑड, तो कहते हैं सर वो देखता तो है लेकिन थोड़ा डिफरेंट लगता है,
हम कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो पता नहीं वहाँ पे देख के थोड़ा परेशान सा हो जाता है, वहाँ पे अलग सा हो जाता है, मिक्स नहीं करता लोगों से, अलग जाके बैठ जाता है, कोई चीज़ करता रहता है, या कुछ पेन को यूँ घुमाता रहता है, या ढक्कन को लेके यूँ करता रहता है, ऐसे करता रहता है। एक्टिव बट ऑड, ये ओवर सोशल ओवर फॉर्मल है, जिसको हम देख कहते हैं, जो कुछ बच्चों में होता है, बहुत उनको पता नहीं होता कि बाउंड्री क्या है। तो जैसे हमारी ये बाउंड्री है 6 गज की होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल करीब चले जाते हैं और पूछते हैं, सर आपका चश्मा, सर आप कैसे हो, सर मैं आपसे कम मिलूँ, कितना, उनमें स्पीच होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, उनको रिलेशनशिप फॉर्म करने में दिक्कत आती है। तो ये सेकेंड पॉइंट रिलेशनशिप पर। ना जब इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, इन बच्चों के इंटरेस्ट बहुत रिपीटेटिव होते हैं एक ही चीज को, तो अगर उनको पेन का शौक है तो पेन से खेलते रहेंगे, करेक्ट। अगर उनको कोई रूटीन फॉलो करना है कि रोज सुबह 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे ये चीज करनी है, तो वो होनी चाहिए, एक ही रास्ता फॉलो करना है। कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक ले लिया, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, बस का ले लिया, वैन का ले लिया, हेलीकॉप्टर्स का ले लिया, उसी टॉपिक के बारे में बात करते रहेंगे। कोई पर्पस नहीं होगा तब भी बात करते रहेंगे, कोई बात करते रहेंगे उसी के बारे में। या उनको किसी रिपीटेड पैटर्न ऑब्जेक्ट साउंड्स का होगा, जैसे मान लो घुमाते रहना, स्पिन करते रहना, चीज़ों को गोल गोल घुमाते रहेंगे, यूं यूं गोल 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 गोल, या पंखों की तरफ घूमते पंखे, एग्जॉस्ट फैन की तरफ देखते रहेंगे बार बार, या पहियों की तरफ देखते रहेंगे, या मोटर मैनरिज्म, ये फ्लैपिंग या फ्लिकरिंग, ऐसे करते रहेंगे, करेक्ट, उस तरह, या यूं करके आंखों को यूं देखते रहेंगे, करेक्ट। तो ये जो मोटर मैनरिज्म है, ये सब उनके साथ चलते रहते हैं और कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता इसका, लेकिन रीजन ये माना गया है कि वो चीज़ों को पूरा विस्तार में होल में नहीं देख पाते, वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ देखना होगा तो इस पूरे रूम को देखने की बजाय यहाँ पे ये जो हिमालय वाली बॉटल है, इसके ऊपर जो ढक्कन है वाइट वाला, उसके ऊपर फिक्सेशन आ जाएगा सिर्फ, उसी को देखता रहेगा, रेदर देन सीइंग एज अ बॉटल पूरा कंप्लीट या स्टेबल को देखने की बजाय। इसीलिए उनको स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं। थर्ड, नेक्स्ट, प्ले। उनका बहुत खेलने का तरीका अलग होता है, जैसे मैंने बताया, स्विचेस के साथ खेलना, नॉब्स के साथ खेलना। जैसे बच्चों के अंदर एक काल्पनिक होता है खेलने में, टॉयज के साथ खेलना, डॉल्स के साथ खेलना, कुछ बनाना, टावर्स बनाना, उसको प्यार करना डॉल्स को, वो सब नहीं। वो डॉल्स को लेकर उसे लाइनों में लगा देंगे, चीज़ों को लेकर उसे लाइनों में लगा देंगे, लाइनों में लगाते रहेंगे उसको, और एक अपनी अलग दुनिया से खेलते रहेंगे उसके साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। या उसको सूंघते रहेंगे, या उसको टच करते रहेंगे, दैट्स व्हाट, या उसको चीज़ों को मुंह में डालेंगे। तो ये सारे बिहेवियर्स हैं जो ऑड या डिफरेंट लगते हैं। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंसरी इश्यूज। अब सेंसरी इश्यूज के कि हर हम सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, अराउंड 60-70 लोग जो बैठे हुए हैं, सबके अंदर सेंसेस होती हैं, टच की, स्मेल की, सब सेंसेस होती हैं, लेकिन इनके अंदर वो सेंसेस थोड़ी या तो बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, करेक्ट। तो अगर वो बढ़ जाती है, जैसे विजुअल वाली है, तो वो उसी चीज़ को देखते रहते, इसी लाइट को देखते रहेंगे। हमने देखा लाइट को नीचे काम करने लग गए, लेकिन वो इसी लाइट को बार बार देखते रहेंगे। या स्मेल का, कोई स्मेल आई लेकिन उसी को बार बार सुनते रहेंगे, करेक्ट। आवाज़ आई तो आवाज़ से परेशान हो जाएंगे और कान बंद करने लगेंगे। या चीज़ों को टेस्ट करते रहेंगे, हर चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे टेबल हो, कोई भी चीज़ को टच लिक करेंगे इस तरह करके। या वो पेश करते रहेंगे, सबसे कॉमन सिम्टम है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। इसको क्या बात है बेटा, बैठ जाओ, वो देखेगा आपकी तरफ और फिर इधर से उधर घूमता रहेगा। तो ये सारे सेंसरी इश्यूज हैं जो इन बच्चों के अंदर होते हैं। तो इस तरह का आप ये देखें इस स्लाइड को, ऑटिज्म अवेयरनेस इन एक्शन का। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर द सनलाइट हर्ट योर आईज, द साउंड हर्ट योर ईयर्स एंड योर क्लोथ्स हर्ट योर स्किन एंड यू कुडंट एस्केप। तो वो इतना परेशान है बच्चा, आप अगर देखें इस फोटो के अंदर। But an autism is a brain disorder that affects social skills, language skills, the senses and the learning ability. उसको शौक नहीं है कि वो परेशान हो, लेकिन वो परेशान हो रहा है क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर उनको समा नहीं पाता, उनको अडाप्ट नहीं कर पाता, उनको मॉड्यूलेट नहीं कर पाता जैसे करना चाहिए। जैसे अब आप हमारी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो धीरे धीरे अडाप्ट कर रहे हैं, सर की आवाज़ सुनी, अडाप्ट कर पा रहे हैं। इस रूम में एक खुशबू है, उसको अडाप्ट कर पा रहे हैं। सैनिटाइजर किसी ने अगर लगाया हो तो उसकी एक स्मेल थी, लेमन स्मेल, उसको अडैप्ट करने में 30 सेकंड लग गए मेरे को, अडैप्ट कर पाए उसको। लेकिन वो अगर सुनते तो परेशान हो जाते, एकदम से फेंक देते, खड़े हो जाते, घबरा जाते।
क्योंकि उनकी जो बॉडी है उनको सेंसेस को मॉड्यूलेट नहीं कर पाती, जिसको सेंसरी इश्यूज बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑटिज्म क्या नहीं है। ऑटिज्म इज नॉट अ मेंटल इलनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, ये साइकेट्रिक बीमारी नहीं है, ये पागलपन नहीं है, और ना बच्चा जानबूझ से कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो मैं इस माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट ड्यू टू बैड पेरेंटिंग। ये सब लोग जान लें कि ऑटिज्म बैड पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता, और ना ऑटिज्म सिंगल पेरेंटिंग की वजह से होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो अकेला पेरेंट हूँ, या बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड तो बहुत बिजी हैं, मैं सिंगल मदर हूँ। कुछ ही नहीं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑटिज्म सिंगल पेरेंटिंग या बैड पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। एंड ऑटिज्म मेंटल रिटार्डेशन नहीं, जो पुराना नाम था जिसको आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन से अलग है। हाँ, ऑटिज्म के साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो सकता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि ऑटिज्म के साथ 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ होती है। मेरे पास एक बच्चा आया जिसको ये पता था कि 1967 में, ये सर ने जो गिल सर ने जो बातें बताई 1959 की और 1936 की, वो अगर सर उनको बोलते 1959 में खेम सिंह जी ने 13 जून 1959 को ये किया था, जो आपको बता देगा उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे। ऐसे चलता है उनका। अच्छा, उसको एक एक से उसको बोलते हैं 7 एबिलिटीज। तो बहुत सारे इन बच्चों के अंदर 7 एबिलिटीज होती हैं जो हम नहीं सोच सकते, वो सोच लेते हैं। वो यहाँ बैठे हुए लेकिन वो बता देंगे बाहर कि हाँ शायद बाहर पे कुछ है, वहाँ पे उसे आप प्लीज देखिए। मतलब वो इस तरह कुछ बिहेव करेंगे कि आपको पता चल जाएगा। इसलिए बच्चे कभी कभी टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा इन्वेंट कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज बना देते हैं जो हम आप नहीं सोच सकते। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसी डिस्कवरीज करी हैं, उनके अंदर ऑटिज्म के लक्षण थे या है। ना ये 2013 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था जब अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने ऑटिज्म के नए क्राइटेरिया डाले थे। तो ये क्राइटेरिया हमें पता होने चाहिए, इसीलिए ताकि हम डायग्नोज सही तरह से कर सकें। और इसके 2 क्राइटेरिया कर दिए उन्होंने। पहला क्राइटेरिया जो मैंने ऑलरेडी बताया, सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन वाला, जिसको उन्होंने एक साथ क्लब कर दिया है, जो पहले अलग अलग था। और दूसरा जो सारे बिहेवियर इंटरेस्ट हैं, इन चारों में से कम 2 होने चाहिए जो हैं, तो A एंड B। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो A और B है, ये है क्राइटेरिया, ये शुरुआत इनकी जल्दी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म 7 साल या 8 साल के बाद शुरू होता है। ऑटिज्म अक्सर 1, 1.5, 2, 2.5, 3 साल पे शुरू हो जाता है 95% केसेस में। बहुत रेयरली होता है कि कुछ बच्चों के अंदर 4 साल या 5 साल के आसपास शुरू होता है, वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर देखा जाए। लेकिन अक्सर 3 साल से नीचे। तो जो भी हमें इंटरवेंशन डालनी है, जो भी हमें मदद डालनी है, वो हमारी 3 साल से नीचे हो जानी चाहिए, 2 से 3 साल की उम्र में या 1.5 से 3 साल की उम्र में, ताकि हम जितना जल्दी उतना बेहतर उन बच्चों की मदद कर सकें। दैट्स वन। नेक्स्ट, नाउ ऑटिज्म के साथ साथ इन बच्चों के अंदर और भी लक्षण होते हैं। रिग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं चाहता हूं कि सब लोग बहुत ध्यान से समझें। 1.5 साल पे बच्चा बोल रहा होता है, या थोड़ा आंखें मिला रहा होता है, या थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अचानक 1.5 से 3 साल की उम्र में उसकी आई कांटेक्ट कम हो जाता है, उसके 2-4 शब्द होते हैं वो चले जाते हैं। वो अचानक जो बच्चा थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है वो अपनी दुनिया में चला जाता है, जिसको बोलते हैं ऑटिस्टिक रिग्रेशन। अक्सर अब इसकी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। यस, तो अगर किसी भी बच्चे के अंदर, ये भी एक रेड फ्लैग साइन है, अगर किसी बच्चे के अंदर 1 साल से 3 साल के बीच में अगर कोई चीज़ आई है और वो चली जाए, मतलब बोलना या आई कांटेक्ट या देखना या मिक्स होना, और वो अपनी दुनिया में चला जाए, तो दैट मीन्स दैट इज अ रेड फ्लैग साइन
वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग साइन है। इसका मतलब आपको इमीडिएटली हेल्प लेनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बार जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बातचीत करो इससे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा आप कम टाइम दे रहे होंगे इसको, कोई बात नहीं, आप टीवी बंद करिए। लेकिन हमें इमीडिएटली सतर्कता दिखानी चाहिए और इमीडिएटली हमें राइट हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को जैसे आपने पकड़ लिया और आपने मदद करी तो ये बच्चे बहुत जल्दी इंप्रूव करने लग जाते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। बिहेवियरल फीचर्स में ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, इसलिए बहुत बार बच्चे हमारे पास रेफर होकर आते हैं कि बच्चा टिक के नहीं बैठता, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, चंचल है, चिड़चिड़ा है, चीज़ें फेंकता है, हिट करता है, अपने आप को काटता है, ऐसे अपने आप को मारता है। कल एक बच्चा मेरे पर रेफर हुआ, अपनी छाती को मारता है, यूं अपनी उंगली को काटेंगे ऐसे, या अपने यहाँ वाले पार्ट को काटेंगे, करेक्ट, और बाहर पर कभी कभी यूं भी मारते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे में इस तरह के लक्षण, और एक और चीज, वो बैठे बैठे अपने आप बिना बात के हंसते हैं, जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे एकदम से हंसने लग जाएंगे, उनकी कोई दुनिया चल रही है अंदर, लेकिन वो सोशली इनअप्रोप्रिएट है, सामाजिक स्तर पे उसको माना नहीं जाएगा क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मानी जाएगी, तो वो बैठे बैठे अपने आप से हंसने लगेंगे एकदम से। तो ये सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के अंदर। नींद की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इनको नींद आने में दिक्कत आती है, रात को 2 बजे 3 बजे उठ जाएंगे। लेकिन अक्सर देखा गया कि जो बच्चे रात को 2 बजे या 3 बजे उठ जाते हैं उनको अक्सर पेट की प्रॉब्लम होती है, और ऑटिज्म बच्चों के अंदर पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। उनके पेट को आप ठीक करिए, उनका बिहेवियर ठीक हो जाता है, उनके पेट को ठीक करिए, उनकी नींद अच्छी हो जाती है। उनके खान पीन में, जिसके बारे में बताऊंगा अभी, उसके में कुछ प्रिकॉशंस करिए, मैदा बंद करिए, रिफाइंड शुगर बंद करिए, वो बच्चे बढ़िया हो जाते हैं। दैट्स व्हाट। ईटिंग प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, उनको खास चीज़ का खाने का शौक होता है, बिस्किट तो बिस्किट ही खाते रहेंगे, चिप्स तो चिप्स ही खाते रहेंगे, मिल्क तो मिल्क प्रोडक्ट्स ही खाते रहेंगे। दैट्स व्हाट। स्टमक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है ऑटिज्म बच्चों के अंदर। अक्सर लोग इसके बारे में इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन नए से नई रिसर्च आ रही है कि 30 to 90% बच्चों के अंदर स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं, या कॉन्स्टिपेशन होता है, या डायरिया होता है, या बैड फ्लैटुलेंस होती है, या ब्लोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। अगर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी का भी पेट खराब हो या ब्लोटिंग हो तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हिलते रहेंगे, कुछ होगा, कभी वॉशरूम जाएंगे, कभी डाइजिन लेंगे, कभी पुदीना लेंगे, कभी कुछ लेंगे, कभी वज्रासन में बैठेंगे, कभी कहेंगे जरा गर्म पानी ला, रेस्टलेस रहेंगे। सोचो इन बच्चों के साथ क्या होता है। इसलिए इनके गट प्रॉब्लम्स को, इनके स्टमक को, इनके पेट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं इनकी पेट की प्रॉब्लम्स को ठीक करता हूँ तो काफ़ी बच्चों का बिहेवियर अच्छा हो जाता है। इनकी इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर होती है, और एक जिसके लिए मैं रिसर्च करने की प्लान कर रहा हूँ कि अक्सर देखा गया है कि पहले 1 साल में इनको बार बार बहुत इन्फेक्शन होता है, पहले 1 साल में इनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इनको ईयर इन्फेक्शन होते हैं, और अक्सर ये भी देखा गया है कि पहले 1 साल में इनको ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम दी जाती है या दी गई होती है, जानबूझ से नहीं, वो इत्तेफाक की बात है। तो जब आप इनकी हिस्ट्री लेते हैं तो अक्सर देखा गया है कि इनकी ब्रेस्ट फीडिंग 3 या 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने की होती है, जो कम से कम एटलीस्ट 1 साल तो रिकमेंड करी जाती है। दैट्स इंपॉर्टेंट। सीजर्स, इनको फिट्स प्रॉब्लम्स होती हैं, दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे, सीजर्स पड़ते हैं, तो वो भी बहुत कॉमन है। 30 to 40% बच्चों को सीजर्स होने के चांसेस होते हैं इन बच्चों को। तो सब कुछ ये हो रहा है, तो ये हर बच्चा एक अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है हमारे पास, अलग बच्चा की अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है, तो ये हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट, और जो मैंने आपको एबिलिटी के बारे में बताया था, उसको आइलेट्स और स्प्लिंटर स्किल्स भी बोलते हैं, 7 एबिलिटीज भी बोलते हैं। जैसे गिल सर ने हमारे को 30 से ले गए, हमारे को 30-50 से लेते हुए 75 और आज 3 दिन पुरानी 17 तारीख की बात दिखाई, उसी तरह मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखें। 1975, तब मैं बहुत छोटा था, मेरा बचपन आता 70s में, और तब 1 in 5,000 था, 1 in 5,000। 2012
1 in 88। जब मैं MBBS कर रहा था तब 1 in 1000 हो गया था 1991, और 1 in 88 2012 में। अब अगली स्लाइड देखिए। तो जो 1 in 88 2012 में, वो 2018 में 1 in 59 हो गया। और लेटेस्ट फिगर ये कहती है मार्च 2020 में 1 in 54। इसका मतलब हर 2 बच्चों में से एक बच्चा जिसको ऑटिज्म होने की चांसेस ज्यादा है। इतना नंबर बढ़ गया है। इसका मतलब हमारे को स्क्रीनिंग करनी बहुत जरूरी है, जितना जल्दी उतना बेहतर। और ये नंबर बढ़ने वाले हैं। 2030 तक इसकी स्पेकुलेशन 1 in 10 है। ये फिगर्स है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स है, रिसर्च फिगर्स है, और CDC कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है, सेंटर डिजीज ऑफ कंट्रोल है USA की, जिसकी फिगर्स को लोग आग बंद करके मानते हैं। 1 in 10 2030 की स्पेकुलेशन है, 1 in 10, जो मेरे मुताबिक है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे को हर गली में एक बच्चा दिखेगा ऑटिज्म। अनफॉर्चुनेटली हम उस पेंडेमिक में आ जाएंगे, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, अच्छा दूसरी बात, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मेल इन फीमेल 4:1 की रेशियो है कि लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा 4 गुना पाया जाता है। इसके पीछे अलग अलग थ्योरी है, लेकिन जो थ्योरी है वो कहते हैं कि बिकॉज लड़कियों के अंदर बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलती है बाय। लेकिन अगर लड़कियों में होता है तो ज़्यादा दिक्कत वाला होता है और ज़्यादा मुश्किल वाला होता है, और उसको संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। करेक्ट। नेक्स्ट, अब हमारी इंडियन फिगर्स को देखिए। थोड़ी हमारी इंडियन फिगर्स थोड़ा हमारी मतलब क्योंकि रिसर्च थोड़ा आराम से आती है हमारी, बट यस एक टाइम तक हमारे पास फिगर्स ही नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास फिगर्स आ गई हैं। 2008 में कृष्णमूर्ति जी ने कहा था 2 मिलियन पीपल, मतलब 20 लाख, और रिसेंटली लोगों बोला गया कि 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। तो 1 से 2 करोड़ लोग हैं हमारे देश में जिनको ऑटिज्म है, 1 से 2 करोड़, जो मुझे समझ में आए इन सब फिगर्स को देख के। एक बड़ी लैंडमार्क स्टडी हुई थी इंक्लैन की 2013 में। इसी स्टडी को हर जगह कोट किया जाता है, 1 in 66। तो 1 in 66 और 1 in 54 ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये स्टडी 2 to 9 ईयर्स ओल्ड के बच्चों में हुई थी। इसका मतलब ये है अगर इस स्टडी को आगे भी बढ़ाया जाए तो 1 in 66 विल बिकम 1 in 70 और 1 in 80, दैट्स ऑल। या 100 बच्चों में से या 1 in 100 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब हमारे को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लड़के, क्योंकि लड़कों में ज़्यादा है ऑटिज्म, तो लोग सोचते हैं लड़के तो थोड़ा आराम से लेट बोलते हैं, लड़कों को थोड़ा 2-2.5 साल नहीं तो 4 साल तक बोल देगा। और जब मैं पूछता हूँ तो कहते हैं मैं बोलता आप पहले क्यों नहीं आए जी, दादी ने कहा था कि इसके चाचा उसका मामा है वो भी 4 साल पे बोला था, तो ये भी बोल लेगा। लेकिन वो सिर्फ बोलने में दिक्कत थी इसके चाचा को, इसका तो आई कॉन्टेक्ट भी नहीं था, या आंखों उंगलियों से खेलता था। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी हुई थी, पुरानी स्टडी है, लेकिन अक्सर ये माना गया कि लैंग्वेज डिले को माना गया कि ये जरूरी नहीं है, हो जाता है। और ये बोला गया कि मेल इंडियन चाइल्ड विल स्पीक लेट, और लोगों को ऑटिज्म की नॉलेज नहीं है, इसीलिए डायग्नोज होने में 5 साल की उम्र लग जाती है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च कहती है, जो मैं मानता हूँ, कि हमें 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चों को पिक करना चाहिए। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, अब तो 24 साल हो गए इस फील्ड में काम करते करते, और ऑटिज्म में खास काम करते करते एक्सक्लूसिवली 15 साल हो गए। तो मेरा ये अनुभव कहता है कि जिन जिन बच्चों को हमने 16 महीने, 17 महीने, 18 महीने, 20 महीने पे, मतलब 2 साल से नीचे पकड़ा, 80 to 90% बच्चे आज वो स्कूलों में जा रहे हैं। और इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, इसलिए मैं हर जगह ये बोलता हूँ जितना जल्दी उतना बेहतर। द अर्लियर यू इंटरवीन द बेटर इट इज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So one thing is very clear that ADHD is on the definite rise. ऑटिज्म के नंबर बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, इसके में कोई वो नहीं है, चाहे कोई भी वजह हो। लोगों ने अलग अलग रीजन बोले, कई लोगों ने बोला कि नॉलेज बढ़ गई है। जब मेरे पास पहली बार इनविटेशन आया और उन्होंने कहा कि सोनी जी ने कहा कि आपको ऑटिज्म के बारे में बोलना है रजत जयंती पे, मैं सरप्राइज हो गया। मैं कहा ऑटिज्म के बारे में क्यों?
तो मुझे एक तरफ तो मुझे लगा कि ऑटिज्म से खुशी भी बहुत हुई मेरे को कि सीआरपीएफ हेड ऑफिस में जाके मुझे ऑटिज्म के बारे में बोलना है। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑटिज्म की अवेयरनेस बढ़ रही है इसका मतलब। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी पहचान रहे हैं बच्चों को, मीडिया बहुत इसके बारे में बोल रहा है, काफ़ी मूवीज आ गई, काफ़ी सीरियल्स आ गए इसके बारे में। और तीसरा रीज़न लोग कह रहे हैं कि कोई बायोलॉजिकल रीजन है। अब वो क्या रीज़न है? अलग अलग रीजन हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, प्रेगनेंसी एंड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड साइकोसोशल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब अगर पॉपुलेशन, अगर आपके पेरेंट्स को या चाचा मामा किसी को है तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी बर्थ कॉम्प्लिकेशन, अगर आपके कॉम्प्लिकेशन है बर्थ के बाद, या फादर की एज 40 से ऊपर है, या फादर की एज 40 से ऊपर है, या मदर की एज 35-40 से ऊपर हो रही है, तो ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नई रिसर्च ये भी कहती है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है या आपने ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 1 ईयर नहीं किया तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इम्यूनिटी आती है नॉर्मल डिलीवरी से, ब्रेस्ट फीडिंग से, वो इम्यूनिटी किसी भी तरह नहीं आ सकती। करेक्ट? इसीलिए ऑटिज्म 60s, 70s, 80s में बहुत कम था, जो लोग इस बात में मानते हैं। बट बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया ये, मैं तो मानता हूँ, बट यस डेफिनेटली जो नहीं मानते, बट मोर एंड मोर पेपर्स आर कमिंग अप एंड नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में काफ़ी रिसर्च इसके बारे में आ जाएगी। और एक नया चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मान रहे हैं पॉल्यूशन का। जिस तरह पॉल्यूशन में, पॉल्यूटेंट में बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेड है जगह जगह, उसमें पॉल्यूटेंट्स में मिथाइल मर्करी है, आर्सेनिक है, ये सब भी। और प्लास्टिक तो बैन हो गया है थैंक्स टू गवर्नमेंट, बट ये उसमें भी जो केमिकल होता है बिस्फेनॉल, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दैट्स व्हाट। और ये फूड कलर्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ये सब हमें नुकसान करते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम करें क्या? मैं कहता हूँ घर का बढ़िया ताज़ा खाना खाइए। जितना बढ़िया घर का अच्छा खाना खाएंगे उतना बढ़िया अच्छी बात है, उतना आप बचेंगे। और इसीलिए कोरोना में भी देखो लोग उसी को एम्फसाइज कर रहे हैं कि फ्रेश खाना, बढ़िया खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना, अच्छा खाना, घर में ताज़ा खाना। दैट्स व्हाट। जो लोग कर पा रहे हैं वो अपने आप को बचा पा रहे हैं। और साइको सोशल फैक्टर में जो एक नई चीज़ आई है वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। ये मैं ये मानता हूँ, और जो रिसर्च कह रही है, स्क्रीन टाइम से ज़्यादा नुकसानदायक है इसकी रेडिएशन, जिसको EMF या EMR बोला जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा करते करते आपका फ़ोन गर्म हो जाता है। और बहुत लोगों जिन्होंने, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं बहुत फ़ोन यूज़ करता हूँ, करना पड़ता है मेरे को, यस, कि आपकी उंगली में आप देखो टिंगलिंग हो जाएगी। बहुतों को कानों में थोड़ा अजीब, इधर से कम इधर से ज़्यादा सुनाई देगा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब मुझे अवेयरनेस हुई और मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा सर ये वजह हो सकती है, आपने टेस्ट तो करा ले, कुछ आया ही नहीं, और मैंने ध्यान रखा प्रिकॉशन और हेडफोन्स पर आ गया, तो मेरा 1 महीने में ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। ना कोई सर्वाइकल था, ना कोई कुछ था, ना कोई विटामिन B12 डेफिशिएंसी। करेक्ट? तो ये चीज़ है। तो इन सब के फैक्टर्स की वजह से मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करें ऑटिज्म के लिए। तो अगर आप इस स्लाइड को देखें नेक्स्ट, तो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो टॉक्सिन्स है, हैवी मेटल है, डेफिशिएंसीज है, केमिकल फूड सेंसिटिविटीज है, इम्यून सिस्टम है, पेट के इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस है, वो उसके अंदर आग में घी का काम करते हैं और उसकी वजह से डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी वजह से ऑटिज्म के लक्षण निकल कर बाहर आते हैं। इसीलिए 1-1.5 साल 2 साल लग जाता है, जिसको हम रिग्रेशन बोलते हैं, या ऑटिज्म के लक्षण को आने में। इसलिए 2-2.5 साल के में ऑटिज्म के लक्षण को पहचाना जाता है। ना ये तो अभी तक हमने बात करी कि ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं। हमने बात करी कि ऑटिज्म शायद क्यों हो सकता है, और हमने बात करी कि ऑटिज्म की संख्या बढ़ रही है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे जाएंगे, करना क्या है। ये तो पता चल गया कि ऑटिज्म है क्या, लेकिन करना क्या है, क्या किया जाए, दैट इज व्हाट। और यहीं पे हमारे को अपनी इंटरवेंशन बढ़ानी है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं, इंटरवेंशन। तो जो गाइडलाइंस कहती है अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, करेक्ट, और जो नई इंडियन अकेडमी गाइडलाइंस भी आई है कि 18 महीने पे और 24 महीने पे बच्चे को स्क्रीन करना चाहिए ऑटिज्म के बारे में। करेक्ट? नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 9 से 24 महीने में बच्चा अपनी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है तो सतर्कता।
नेक्स्ट, अपेरेंट डेफनेस, आप आवाज लगा रहे हो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अलर्टनेस। अगर वो बाकी बच्चों से मिक्स नहीं हो रहा, अलर्टनेस। अगर वो आपको आई कांटेक्ट नहीं कर रहा और आई कांटेक्ट के साथ साथ वो आपसे फेस टू फेस नहीं कर रहा, इसका मतलब अलर्टनेस। वो आंखें नीचे कर देता है, आंखें चुराता है, आंखें मिलाता नहीं है, अलर्टनेस। कोई उसके पास जाकर उसको प्यार करने की कोशिश करे, वो और होने लगता है, अलर्टनेस। कोई घर में कुछ अच्छी चीज हो रही है, लोग खेल रहे हैं, उसको देख के और वो चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो अपनी दुनिया में चला जाता है, अलर्टनेस। जो एक नेचुरल है कि 15, 15, 16 महीने में मैक्सिमम 1.5 साल तक हम इशारा करने लग जाते हैं, चाहे वो फैन की तरह हो या मदर की तरह हो, फादर की तरह हो या पिन पॉइंटिंग नोज की तरह हो, जिसको बोलते हैं पिन पॉइंटिंग, नेचुरली है। आप बोलोगे जी मुझे देना, वो देना, मैम प्लीज मुझे बॉटल देना, मैम वो वाली बॉटल दे दीजिए, नेचुरली आती है। ये 1.5 साल तक मैक्सिमम आ जानी चाहिए, चाहे एक उंगली से या थोड़ा थोड़ा यूं करके भी आ जाए। तो अगर ये पिन पॉइंटिंग नहीं आ रही, सबसे बड़ा रेड फ्लैग साइन है। अटैचमेंट टू अनयूजुअल टच ऑब्जेक्ट्स, मतलब झाड़ू के साथ या कुकर्स के साथ या ऐसे ऐसी चीज़ों के साथ या चम्मचों के साथ या पाइप स्ट्रॉस के साथ या धागों के साथ, बहुत कॉमन है धागों के साथ, या ऐसे ऐसे कोस्टर्स के साथ जिनको घुमा सकते हो, हिला सकते हो, तो कहीं ना कहीं अलर्टनेस। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट रिग्रेशन, अगर कोई चीज है चली जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है, अलर्टनेस। सो ये अलग अलग 8 रेड फ्लैग साइंस हैं, 8 to 9 रेड फ्लैग साइंस हैं जो हमारे हर स्क्रीनिंग सेंटर में होने चाहिए 18 महीने पे और 24 महीने पे। अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, not responding to their name by 12 months, no finger pointing by 14 months, no single word by 16 months, no pretend play by 18 months, no 2-word phrases by 24 months, flapping their hand and rocking their body or spinning, unusual reaction to light, sound, taste, smell or touch, या any loss of language or social skills। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 रेड फ्लैग साइंस अगर 18 महीने पे एक भी हो या 24 महीने पे कोई एक भी हो, तो इमीडिएटली उस बच्चे को हमें एक्सपर्ट को रेफर करना है ताकि उस बच्चे की मदद की जा सके। इसके लिए हमारे पास ये टूल है एमचेक, बहुत सिंपल टूल है, इसको डाउनलोड इजीली किया जा सकता है, बहुत सिंपल टूल है। इसमें 20 आइटम स्कोर है, ये 20 आइटम स्कोर है जिसमें येस और नो क्वेश्चंस हैं। या आराम से कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको 16 से 30 महीने के बीच में यूज किया जाता है। ये एमचेक स्कोर है, ये कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है इजीली। नेक्स्ट, अगर बच्चे का 2 से नीचे स्कोर है, मतलब 1 या 2 पॉइंट पे वो प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर ऑटिज्म नहीं होगा, पर थोड़ी सी हमें ध्यान रखना है बस। अगर बच्चे का स्कोर 3 से 7 के बीच में आता है तो इसका मतलब मीडियम रिस्क है, हमें इंटरवेंशन शुरू कर देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, करेक्ट। और अगर 8 to 20 है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट बच्चा ऑटिज्म में बढ़ चुका है, हाई रिस्क है। तो जिसका स्कोर 8, 9, 10 आता तो मैं तो यही मानता हूँ कि ऑलमोस्ट वो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। क्लियर? तो एमचेक बहुत सिंपल है, इसको भरने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, आराम से भरा जा सकता है, कोई भी मदद कर सकता है, अक्रॉस इंडिया कोई भी है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई आपको पढ़ के, कोई भी जवान पढ़ के उसको पढ़ के बता के उसको कर सकता है, आप आराम से बता सकते हो, करेक्ट। तो अगर रेड फ्लैग साइंस हैं, पीछे पीछे, बैक 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 और बैक बैक, अगर ये रेड फ्लैग साइंस हैं और एमचेक स्कोर पॉजिटिव है, इसका मतलब बच्चे को हमें इंटरवेंशन पे डालना जरूरी है। अगर हमने डाला तो बच्चा बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकता है, दैट इज वेरी क्लियर। नाउ अब बात आई मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट जब सक्सेसफुल होता है जब हम बच्चे के हिसाब से उस ट्रीटमेंट को बनाएं।
एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते कि सब बच्चों के साथ यही फॉलो किया जाए, नहीं, हर बच्चे के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ, बेसिक प्रोटोकॉल हम कर सकते हैं कि बच्चा, अगर बच्चे के अंदर रेड फ्लैग साइंस है तो एम चेक करवाइए, अगर एम चेक भी 3 से ऊपर है या 8 से ऊपर है तो उसको एक्सपर्ट के पास रेफर करिए। अब एक्सपर्ट जाके उसका प्लान बनाएगा। तो ये बेसिक स्टेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग के और इंटरवेंशन के ना। उसके बाद एक टीम होती है जो टीम उसके साथ लग के काम करती है और टीम उसके साथ एक प्रोग्राम बनाती है और वो हेल्प करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर मैनेजमेंट में एजुकेशन टू द फैमिली। जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं उनको कुछ समझ में नहीं होता कि ऑटिज्म होता क्या है, कुछ नहीं पता होता, उन्हें पता ही नहीं होता ऑटिज्म क्या, उन्हें कभी सुना ही नहीं होता। कहते सर हमारे परिवार में तो किसी को ऑटिज्म नहीं है, पता नहीं क्या शब्द है ये। मेरे पास सहारनपुर से मुजफ्फरपुर से एक पुलिस ऑफिसर का वो आया, कहता हमने तो कभी सुना ही नहीं था। किसी ने कहा गंगाराम ले जाओ बच्चे को दिखाओ, मतलब हेल्प मिल जाएगी, बस हम आ गए आपके पास, सर मदद करिए हमारी। और बहुत बार पेरेंट्स के अंदर ब्लेम और गिल्ट होता है कि शायद मैंने अच्छी तरह परवरिश नहीं करी, चाहे 9 महीने शायद हो सकता है जब बच्चा मेरे पेट में था शायद मैं कुछ गलत कर पाई, मुझसे कुछ गलत हो गया, तो वो गिल्ट अंदर आ जाता है, हीन भावना, जिससे माँ बाप अपने आप को कसूरवार मानते हैं। उसके बाद वही उसी तरह और घर में आसपास कोई बोल देता कि देख तेरी वजह से बच्चा ऐसा हो गया, तूने बच्चे को सही नहीं पाला, इसलिए बच्चा जिद्दी हो गया है, इसलिए बच्चा कहना नहीं मानता, इसलिए अपनी दुनिया में रहता है। तो इसलिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, अनिवार्य है, इसका इलाज करवाइए, इलाज अवेलेबल है, सुविधा है इसकी। और जो मेरे इतने सारे लोग जो अलग सीआरपीएफ से नहीं, बहुत सारे लोग से हैं, एनएसजी से आते हैं या बीएसएफ से आते हैं या दिल्ली पुलिस से आते हैं, अलग अलग पुलिस फोर्सेस से आते हैं या काफ़ी सारे पीएसयू से या एमएनसी से आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप रेफरल लेटर में लिखवाइए कि सर हमें हायर सेंटर के लिए पोस्टिंग हमारे कहीं और करवा दीजिए, दिल्ली है, बॉम्बे है, कैलकाटा है, बैंगलोर है, ताकि वहाँ सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं। पेरीफेरी में सर्विसेज नहीं है अवेलेबल और मदर अकेले नहीं कर पाती बहुत बार, क्योंकि मदर को सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं हम कैसे करें। तो जब उनकी पोस्टिंग होती है मैं लेटर देता हूँ, तो बहुत बार अभी आपके सीआरपीएफ ऑफिसर अभी ये जो गाजियाबाद का वहाँ पे है, अभी उसका ट्रांसफ़र हुआ है, जब मैंने लेटर दिया उसको तो ये जस्ट शिफ्टेड, उसके बेटे को ऑटिज्म है एंड इज़ नाउ हैप्पी कि अब धीरे धीरे वो सर्विसेज को बढ़ा पाएगा, जो पॉसिबल नहीं था जब वो पेरीफेरी में पोस्टेड था। तो दैट्स व्हाट। तो इसलिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, टीम की तरह काम करना। बहुत सारी इंटरवेंशन है, बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, ये अलग अलग नाम है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन जिसको BM बोलते हैं, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, स्पीच थेरेपी जिसे बोलते हैं, ऑक्यूपेशन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, फिर दवाइयाँ भी हैं, और एक नया ट्रीटमेंट है जिसको बायोमेडिकल बोलते हैं, जिसमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ, जिसमें मैं काम करता हूँ खासकर, और वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। जो बच्चे के बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है, रिपीटेटिव है, अग्रेसिव बिहेवियर है, उनको धीरे धीरे मॉडिफाई करते हैं, आई कॉन्टैक्ट को या उसके इंटरेक्शंस को उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। सबसे कॉमन टेक्निक है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, वो ABA टेक्निक है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसके बहुत कम थेरेपिस्ट हैं हमारे देश में, बहुत कम लोग ट्रेन थेरेपिस्ट हैं, खासकर दिल्ली शहर में, दिल्ली, कैलकाटा, बैंगलोर, बड़े बड़े शहरों में ही है। इसके ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में इस बच्चे के बिहेवियर को पकड़ के उसके बिहेवियर को धीरे धीरे मॉडिफाई किया जाता है, करेक्ट। दूसरी अप्रोच है टीच करके, जहाँ पे बच्चों को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, 9 बजे, 8, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और पिक्चर्स को यूज़ किया जाता है और पिक्चर्स के थ्रू बच्चे की ट्रेनिंग करी जाती है। और एक RDI प्रोग्राम है, रिलेशनशिप डेवलपमेंटल इंटरवेंशन, जहाँ बच्चे के रिलेशनशिप पे काम किया जाता है बिहेवियर के थ्रू। स्पीच थेरेपी, स्पीच में बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज पे काम किया जाता है। जैसे 50 to 70% बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते या जिनकी बहुत रिपीटेड स्पीच होती है, एक ही बात को रिपीट करना या लिमिटेड होती है, उनके ऊपर काम किया जाता है स्पीच थेरेपी के थ्रू। ऑक्यूपेशन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जैसे बताया कि इन बच्चों के सेंसरी इश्यूज होते हैं, थोड़ों में कम या थोड़ों में ज़्यादा, या बच्चों की पकड़ में इशू आता है फाइन मोटर स्किल्स में, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू और सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू इनके सेंसेस पे काम किया जाता है ताकि उसको अडैप्ट और मॉडिफाई कर सकें। कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इसका क्योर हो। ये मैं इस माध्यम से सबको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं है, अभी ट्रीटमेंट है। तो ये ना सोचे कि ट्रीटमेंट भी नहीं है, ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट संभव है।
और बच्चे बाहर निकल जाते हैं, बच्चे ठीक होते हैं ऑटिज्म से, करेक्ट। लेकिन ट्रीटमेंट कराना जरूरी है और सही वक्त पे कराना जरूरी है और सही टीम से कराना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिसिन ऐसी हैं जो बच्चे के हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, बिहेवियर पे काम करती है और एग्रेशन पे काम करती हैं। फिर दवाइयाँ इन बच्चों की, जैसे हमने बताया कि इनको दौरे पड़ते हैं, सीजर्स पड़ते हैं, तो फिट्स की दवाइयाँ, सीजर्स की दवाइयाँ जो दी जाती हैं बच्चों को, यहाँ पे हम अपने कोलीग न्यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं। जो बच्चों के साथ काम करते हैं उनको दवाई देते हैं, उनके सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं। जब सीजर्स कंट्रोल होते हैं तो उसके बाद भी बच्चों में इंप्रूवमेंट आता है, करेक्ट ना। एक नया ट्रीटमेंट है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। नेक्स्ट यही रुक जाएगा। सो ये बायोमेडिकल ट्रीटमेंट है, एक नया ट्रीटमेंट है हमारे देश के लिए। बाकी यूएसए में और काफ़ी कंट्रीज में पिछले 30 साल से चल रहा है, मोर देन 3 डिकेड्स। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं 2008 में इसमें ट्रेंड हुआ, 2008, 9, 10, 11, 12 में इसमें ट्रेनिंग हुई मेरी यूएसए से। एंड तो ये मानता है कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट है और ऑटिज्म बच्चे निकल सकते हैं, करेक्ट ना। अभी तक तो हमने बात करी कि ऑटिज्म एक अप्रोच ये है कि ऑटिज्म ब्रेन डिसऑर्डर है और अब बिहेवियर थेरेपी देते हैं, थेरेपीज देते हैं, तो दवाइयाँ देते हैं और बच्चे को ठीक करते हैं, करेक्ट। एक और अप्रोच है इस सब के साथ साथ जो भी हमने अभी बातचीत करी, ये कि इन बच्चों को मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, उन मेडिकल इश्यूज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको पेट के इश्यूज होते हैं, इनकी इम्यूनिटी के इश्यूज होते हैं। अगर हम इनके पेट के इशू को ठीक करेंगे, गट को ठीक करेंगे, इनकी इम्यूनिटी को ठीक करेंगे, इनके इन्फेक्शन को ठीक करेंगे, तो ये बच्चे और इंप्रूव करते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों का। तो मेडिकल इश्यूज भी एड्रेस करने चाहिए हमारे को, साथ में थेरेपीज भी करनी चाहिए और पेरेंट्स को ट्रेन भी करना चाहिए घर के लिए। इनका कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए सिर्फ हम थेरेपीज कराते हैं और घर में पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को करें तो हमारे रिजल्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। अभी मेरे पास एक और बच्चा है जिसका 1.5 साल से बठिंडा का बच्चा है, 1.5 साल से उसकी थेरेपी चल रही है। लेकिन हमने 2 महीने से उसके साथ हमने मेडिकल इश्यूज को एड्रेस करना शुरू करा, उस बच्चे का इंप्रूवमेंट बढ़ गया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम मेडिकल इश्यूज एड्रेस करते हैं तो उसके ब्रेन के अंदर, और आपने देखा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आप इंटरेस्टेड है इसके बारे में पढ़ने के लिए, गट ब्रेन एक्सिस। हमारे पेट को दूसरा ब्रेन माना जाता है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपको हमेशा ब्रेन फॉग रहेगा। ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख लीजिए। इसलिए सुबह पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी नहीं, ये बड़े बुजुर्गों की मानता है ये, क्योंकि सारा जो हमारा गट है वो क्लीन करता है और हमारे जो अच्छे पॉजिटिव केमिकल्स हैं वो हमारे ब्रेन में जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है इसका, गट ब्रेन इम्यून, इसका पूरा कॉम्बिनेशन। तो गट भी ठीक करना है, इम्यूनिटी भी ठीक करनी है, डिटॉक्स भी करना है बॉडी को, और उसकी वजह से हमारा ब्रेन अच्छा रहेगा। ब्रेन अच्छा रहेगा तो ऑटिज्म बच्चे बेटर रिकवर करेंगे। ये पूरी हॉलिस्टिक अप्रोच है। इसके साथ साथ थेरेपीज। तो अगर इस स्लाइड को देखें आप, तो जिसका लेवल 4 है, यहाँ पे थेरेपीज काम करती हैं ऊपर की तरफ। तह पे बुखार आया, आपने पैरासीटामोल दे दी। अरे बुखार आया क्यों, बार बार बुखार क्यों आ रहा है, मलेरिया, टाइफाइड है, क्या है? फिर बार बार इसी बच्चे को मलेरिया क्यों? घर के अंदर 4 बच्चे रहते हैं, इसी को मलेरिया क्यों हुआ? शरीर की इम्यूनिटी तो नहीं है, उसके सेल मॉड्यूलेशन में कोई इशू तो नहीं है, या और इसी बच्चे को थैलेसीमिया, कैंसर क्यों हुआ? इसका मतलब आरएनए डीएनए में इशू है। तो जो बायोमेडिकल है वो काम करता है लेवल 2 लेवल 3 पे। हमारी साइंस को इतनी रिसर्च और करने की हम लेवल 1 पे पहुंच जाए। अगर हम लेवल 1 पे पहुंच जाएंगे तो इतनी बीमारियां जिनके इलाज आ जाएंगे, जिनको हम जेनेटिक कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जीन इंजीनियरिंग या जीन थेरेपी बोलेंगे हम। लेकिन अभी हम लेवल 2 लेवल 3 तक तो पहुंच गए, गॉड ब्लेस। करेक्ट। तो बायोमेडिकल में 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 आर्स। पहला आ रहा है रिमूव एंड एलिमिनेट टॉक्सिन एंड हील द गट। एलिमिनेट टॉक्सिन इन फूड, वाटर, एनवायरमेंट, करेक्ट। Preservative, processed, packaged food, refined oil, refined sugar, refined flours, microwave, aluminum foils, plastics, lead paints in the house, correct?
जितना हम उनको हटा सकते हैं, वहाँ सबसे टॉक्सिन आते हैं जो बच्चों की बॉडी में, जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। फिर कुछ बच्चों को डाइट, स्पेशल डाइट दी जाती है जिसके अंदर ग्लूटेन और केसिन, गेहूँ के आइटम्स और दूध के आइटम्स बंद करते हैं। प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं उनके गट को हील करने के लिए, एंजाइम्स दिए जाते हैं उनके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, रिमूव एंड एलिमिनेट टॉक्सिन एंड हील द गट। सेकंड आर रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, जो उनकी डेफिशिएंसीज हैं, जिंक, विटामिन B12, B1, B6, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, उन सब डेफिशिएंसीज को ठीक किया जाता है, क्योंकि ये सारे ट्रेस मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। इस वक्त कुछ लोग मानते हैं, कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मानते हैं कि जो हमारी मिट्टी है, सर एग्री करेंगे, सर बहुत सीनियर है, कि हमारी मिट्टी की 30 to 40% वैल्यू कम हो गई है। न्यूट्रिटिव वैल्यू हैज गॉन डाउन 30 to 40%। दिस इज द रिसर्च सेज रिसेंटली, इतना वैल्यू आज डिग्रेड कर गए हैं। तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते थे, और प्लस जो वे ऑफ फार्मिंग है टू बाय मास प्रोडक्शन, उसकी वजह से टू केटर टू द मास पॉपुलेशन, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू है हमारे खाने की वो बहुत कम हो गई है। एंड अलॉन्ग विथ मैसिव एडवर्टाइजिंग जो मैं अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स अनवांटेड स्टफ, तो हम वो खाना खाते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यूज बहुत कम होती है हमारी। एंड थर्ड आर एम रिपेयर द बॉडी सिस्टम बाय ट्रीटिंग द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मिथाइलेशन सपोर्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये अलग अलग सिस्टम है जो बॉडी में हमको एड्रेस करना पड़ता है। तो ये 3 आ रहे हैं बायोमेडिकल के। नेक्स्ट नाउ उसके बाद तो हमने बात करी थेरेपीज में हमने बात की बिहेवियर थेरेपी की, स्पीच थेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, फिर हमने बात की दवाई की 4th, और 5th हमने बात करी बायोमेडिकल की। एंड 6th इंपॉर्टेंट है वोकेशनल ट्रेनिंग। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो बच्चे 10, 12 साल, 14 साल के हो गए हैं, जिनको ऑटिज्म चल रहा है, जो ऑटिज्म से अभी भी ग्रस्त हैं, 14, 15, 16, 18 साल के, उनके साथ क्या जाए, उनके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन सेंटर। मैं ये मानता हूँ हर बच्चे के अंदर क्षमता होती है, हमें क्षमता को देखना आना चाहिए। चाहे कितनी भी सीवियर डिसेबिलिटी हो, आप हर बच्चे को प्रोडक्टिव बना सकते हो, बनाने वाला चाहिए। उतना जुनून होना चाहिए हमारे टीचर्स में कि हम उसको बना सकें। मेरे पास एक बच्चा आया था जब मैं लंदन से 2004 में आया था, मैं उस बच्चे को हर जगह बताता हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकता। उस बच्चे में इतने बिहेवियर प्रॉब्लम थे, वो बच्चा बोल तो नहीं पाता था वर्ड्स, लेकिन इसके फादर ने कहा सर 1 मिनट वेट करिए। मैंने कहा क्या? उसने बच्चे को यूँ करा, वो बच्चे ने किशोर दा का गाना सुनाया मुझे। वो कहते वो स्टेज पे परफॉर्म करता है, लेकिन अगर स्टेज में उसने पब्लिक को देख लिया तो वो रुक जाता है। बस वो स्टेज पे बैठेगा और वो किशोर दा का गाना सुना देगा या मन्ना डे का गाना सुना देगा, वैसे वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। तो मैंने कहा इसके लिए ऐसा म्यूजिक टीचर ढूंढिए जिसको हुनर निकाले, जिसको समझ पाए, उसमें इतना सब्र होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो मैं ऐसे लोग चाहिए जो इन बच्चों को ट्रेन कर सकें, इन बच्चों को प्रोडक्टिव बना सकें, इन बच्चों की मैन पावर क्रिएट कर सकें, वोकेशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट पे आ गया मैं, रोल ऑफ पेरेंट्स आता है, जहाँ पे हमारा CRPF फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन पेरेंट्स की हिम्मत बनाना, क्योंकि इन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहला रोल है कि इन प्रॉब्लम्स को जल्दी पहचानें। तभी मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा था कि हम जल्दी कैसे पहचान सकते हैं। हो सकता है अभी 10 लोग आगे आए हैं, हो सकता है 10 ऐसी फैमिलीज होंगी जिनके बच्चों को दिक्कत है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं होगा, उन्हें पकड़ा नहीं होगा। तो अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हमारे को हेल्प भी करनी है और बाकी लोगों को पहचानना भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए पेरेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, अपने ऑफिसर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने राइट स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को, उनको पास जाएं, बताएं सर मेरे बेटे को ऑटिज्म है। मैं कहता हूँ जाके बताइए, कोई बात नहीं, मेरा लेटर दिखाइए, मेरा प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए, सर मेरे बेटे को ऑटिज्म है। सर ये बताएंगे तो क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सरकार सपोर्ट करती है, आप पे आपके पास राइट टू एजुकेशन है, आपके पास नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, आपके पास RPWD एक्ट है, आपको कितने एक्ट चाहिए? CBSE सपोर्ट करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, सब जगह आपके लिए। मैं लेटर दूंगा, साइन करूंगा, आप लेके जाइए, लेकिन आप आगे बढ़िए, हम आपको पीछे सपोर्ट करेंगे, लेकिन बढ़ना तो आपको पड़ेगा। इसलिए तो पेरेंट्स की हिम्मत बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स इस सफर में बहुत बार हिम्मत खो देते हैं। वो कहते हैं सर इतना लंबा है सफर,
करते रहना पड़ेगा। क्या होगा? इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट स्लाइड मेरी ये है, जो मैं बीच में बोल चुका हूँ ऑलरेडी, कि दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ऑटिज्म लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, जिंदगी भर का सफर है और जिंदगी भर इससे युद्ध करते रहना है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ और जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च आई थी अमेरिका से अभी 2018 में। जो लोग इंटरेस्टेड है वो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जो 2018 में आया था ये आर्टिकल, मई 2018 में, जो कहता है कि 25% बच्चे हैं जो ऑटिज्म से बाहर निकल जाते हैं, जो बहुत बड़ी फिगर है इस फील्ड के अंदर, और 25% बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाते हैं, निकल जाते हैं मतलब अपना डायग्नोस खो देते हैं, और 25% बच्चे हैं जिनकी मॉडरेट इंप्रूवमेंट हो जाती है। फिर पेरेंट्स पूछते हैं एक बार बाहर निकल के तो हमें कुछ नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जैसे आप अपनी बाकी बच्चों के साथ मेहनत करते हो, उनके लिए भी तो मेहनत करते हो, उनके लिए भी तो टीचर लगाते हो, उनको भी तो पढ़ाते हो, वैसे मेहनत करनी पड़ेगी आप। और 50% है जिसके अंदर दिक्कत आती रहती है, जिससे एकदम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसका मतलब 50% बच्चे हैं जिनको हम अच्छा कर सकते हैं, और मैं तो इसी उम्मीद पर काम करता हूँ कि हर बच्चा पहले 25% में आए और बच्चों को ऑटिज्म से बाहर निकाल सके। सो कंक्लूजन में टेक होम मैसेज मैं ये कहूँगा, आज इस रजत जयंती के अवसर पर मुझे मौका दिया गया है और मैं पूरे देश से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे ये कहूँगा कि ऑटिज्म एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है और इस कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर में बहुत सारे जेनेटिक और एनवायरमेंटल कारण हैं, बहुत सारी बायोमेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर जिनको हम पहचान सकते हैं, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं खासकर पेट के और इम्यूनिटी के जिनको हम ठीक कर सकते हैं और बच्चों की ज़िंदगी में फ़र्क ला सकते हैं। जितनी जल्दी हम इन बच्चों को पहचानेंगे 3 साल से नीचे उतना हम जल्दी इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन, हमारे कान खड़े होने चाहिए और हमारी आंखें हमेशा सतर्क रहनी चाहिए। जैसे आप CRPF ऑफिसर्स की रहती हैं हमेशा और CRPF जवान की रहती हैं, उसी तरह जो इस फील्ड में काम करते हैं उनकी भी रहनी चाहिए कि कैसे हम पहचानें सही वक्त पे, उनका रूटीन सर्वेलेंस करें और टाइमली स्क्रीनिंग करके उनको अर्जेंटली रेफर करके उनकी सही वक्त मदद कर सकें। अलग अलग ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दवाइयाँ, बायोमेडिकल इंटरवेंशन, ट्रेनिंग अवेलेबल है और सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, मिलजुल के काम करना है। ये नहीं सिर्फ दवाई देनी है या सिर्फ थेरेपी करानी नहीं, मिल के काम करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी, दवाइयाँ भी, थेरेपीज भी, माँ बाप को एजुकेट भी करना है। सो एंड लास्ट में ये कहूँगा, ऑटिज्म इज ट्रीटेबल, अर्ली डायग्नोसिस एंड टाइमली इंटरवेंशन इज द की टू सक्सेस। So always unique, truly interesting, special memory. Autism. Thank you very much. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ हमारे पास टाइम है अभी 6 बजे तक का, अगर किसी को कोई सवाल है, चाहे ऑनलाइन कोई सवाल हो, ऑल ओवर आप लोगों के, तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।